नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन स्पेशली शुरू करने जा रहे हैं लोक नाट्य। शुरू करने जा रहे हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो क्लासें आएगी। आज की एक क्लास है और एक क्लास कल आएगी, जो आप लोगों को लोक नाट्य पूरे मैं इसके अंदर करवा दूंगा। अब लोक नाट्यों के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि आप लोगों के ख्याल आएगी, ठीक है, और आप लोगों के जैसे कि रम्मत आ गई, आप लोगों के ये गवरी आ गई है, इसके अलावा जैसे कि तुर्रा कलंगी आ गई, तुर्रा कलंगी ये आ गई। इसके अलावा आप लोगों के जैसे कि लीलाएं आ गई, सारी की सारी लीलाएं, रास लीला, राम लीला वगैरह ये आ गए। ये सारे के सारे लोक नाट्य के अंदर पढ़ने बहुत तगड़े और शानदार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। याद कर लेनी अपने को चीजें, ताकि अपने जो भी है भैया गलत नहीं होने चाहिए, कोई भी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आरबीएससी वाली क्लासों में से भैया सवाल आपके ऐसे के ऐसे बन रहे हैं एग्जाम में, तो इनको हल्के में बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है। चलो टाप लो, शुरू करो। ओके, पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली पहल क्या है, आरबीएससी की किताब में एक चीज है कि कोई भी चैप्टर शुरू हुए या कहीं चीजा में नहीं, तो बिम क्या है, बेसिक परिचय दिया करें। और इसी परिचय से आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, कोई सी लाइन छांट के प्रश्न बता रहा है, क्योंकि पीछे बचा नहीं। सारे मास्टरों ने जो है इतना दमचक मचा रखी है चारों तरफ कि भाई प्रश्न बढ़ाए कहां से, एग्जामिनर के लिए चुनौती होती है। तो अब ये नए नए तरीके इजाद किए हैं कि जो कथन कारण वाले और ये यहाँ से जो प्रश्न बनाए जाए, तो अब तो वहां पे भी मास्टरों ने कब्जा कर लिया, सारे वो भी करवाने लग गए, कुछ पीछे बच रहा ही नहीं है। देखो, लोकनाट्य का सामान्य परिचय देखें तो ये क्या है, बहुत पुरानी परंपरा है एक, जिसमें जो है इनकी जैसे कथाएं हो गई, संवाद, गीत, ये लोकमानस में प्रचलित और लोगों की रुचि के अनुसार होते हैं। ज्यादातर ये आम लोगों द्वारा ही इसके पदबंध वगैरह की रचनाएं की जाती है और लोगों में बहुत भैया प्रचलित होती है। जैसे दंगल हो गए, भेंट के दंगल है, डपली है, तो ये सारे जो है पदबद्ध तरीके से गाए जाते हैं। इनका मंचन किया जाता है जन सामान्य के मनोरंजन के लिए, उन्हीं के द्वारा इसको मंचित किया जाता है, यानी परफॉर्म किया जाता है। फिर इनके कलाकार होते हैं अलग अलग, वो इसको जो है मंचन करते हैं। बहुत कम ही इसके कलाकार अब बचे हैं और बहुत कम कलाएं देखने को मिलती है, क्योंकि सिटी में तो देखो भैया खत्म हो गई ये चीजें। गांवों में अभी भी संस्कृति संजोए हुए बैठे हैं ग्रामीण लोग, जो ये धीरे धीरे जो है ये अपने संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाकी आप देखोगे आधुनिकता के दौर के अंदर ये चीजें ज्यादातर खत्म हो रही है। वर्तमान विषय वस्तु देखें तो देखो, इनमें ऐतिहासिकता, पौराणिक और लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था और करंट यानी कि लेटेस्ट घटनाक्रम को भी व्यक्त किया जाता है। ये सारी चीजें जो है लोक नाट्यों के माध्यम से होती है। अब देखो, साधारण भाषा में समझना है नहीं तो इनको मतलब देखो यूं समझ सको थे कि ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, नाटक है, ठीक है। तो नाटक है, तो नाटक में क्या किया जाएगा, नाटक में किया जाएगा अभिनय। क्या किया जाएगा, अभिनय किया जाएगा। और लोक का मतलब क्या होता है, जन सामान्य। लोक का मतलब क्या होता है, जन सामान्य। सामान्य जनता जो होती है उन्हें लोक कहा जाता है। तो यही चीज है कि भैया इनके द्वारा अभिनय किया जाएगा, एक प्रस्तुति की जाएगी, मंचन किया जाएगा, ये कहलाता है लोक नाट्य। परिचय को आगे बढ़ा क्यों, पहला थे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेषताएं, वो भी क्षेत्रवार इसकी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। लोक नाट्यों के अंदर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलेगी। स्वरूप देखिए, राजस्थान में लोक नाट्य बहुरूपी बहुरंगी है। यदि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अपन जाते हैं, कहां पे चले गए, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर गए, तो यहाँ पे क्या है, जनजातियां ज्यादा देखने को मिलती है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। तो क्या है, भील, मीणा, बंजारे, सहरिया, गरासियों द्वारा रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को यहाँ पे मिलती है। यानी कि यहाँ आप लोगों को ज्यादातर जो है अरावली के अंदर क्या ध्यान रखेंगे, जनजातियों का ज्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, जनजातियों का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाओ प्राकृतिक परिवेश और आस्था के ऊपर। तो प्राकृतिक परिवेश, देवी देवताओं में अटूट आस्था ही इनके जीवंत नृत्यों, नाट्यों और रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का मुख्य कारण है, जो आप लोगों के भैया आरबीसी में दे रखा है। अब मैं आरबीसी की लाइन छोड़ नहीं सका, क्योंकि आरबीसी जो लाइन दियोड़ी है हूबहू जो प्रश्न बन जाया करे, तो ये हूबहू ही है भाई, अपा छोड़ा की नहीं। देखो यहाँ चित्रों के माध्यम से देखो कि क्या होता है, जैसे मंचन किया जाता है, वेशभूषाएं धारण की जाती है, भगवान के भी अभिनय किए जाते हैं, उसमें जो जैसे कि राक्षस वगैरह के किरदार होते हैं वो भी निभाए जाते हैं। पूरा का पूरा रामलीला देखी होगी आप लोगों ने, रामलीलाएं होती है ना, तो क्या होता है, पूरा मंचन करते हैं, अभिनय करते हैं पूरा। पिक्चर नहीं देखनी है, सीधा का सीधा वहीं पे लाइव प्रसारण अपन देख लेते हैं, तो वो लोक नाट्यों के अंदर आ जाती है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के लोक नाट्य की विशेषताएं, अब यहां से भी आप लोगों के चीजें पूछी जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि पश्चिमी राजस्थान, वहां पे जाओगे तो आप लोगों को कालबेलिया, मिरासी, नट ये ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, कला के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य नट, मिरासी, भाट, भांड नामक पेशेवर जातियों द्वारा किया जाता है, और इनके वार्तालाप मुख्य रूप से व्यंग्य विनोद प्रदान होते हैं। ये हो गई इसकी विशेषता। अब यहाँ पे जो है विशेषताओं के अंदर प्रश्न जो पूछते हैं वो व्यंग्यात्मक तरीके से जो है, ये यहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा भाई कि व्यंग्यात्मक तरीका जो है इनकी शैली की विशेषता रही है, यानी हास्य और कटाक्ष से भरपूर होते हैं। ठीक है, हास्य और कटाक्ष। व्यंग्य, व्यंग्य में क्या होता है कि थान में यदि देसी भाषा में बताऊं तो व्यंग्य मतलब वह कि घने में बात कहनी। व्यंग्य मतलब क्या है, घने में बात कहनी, कि कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो उसको क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा कि भाई बहुत जल्दी अपने जो है बहुत संक्षिप्त में बताई भैया, तो उसको भी बताया कि संक्षिप्त में तो मैंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी ये इन्होंने इस तरीके से कहा है, इसका मतलब क्या है कि वो व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई चीजें हैं। ठीक है, देखो अब इसके अलावा अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में चले जाओ। अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र वो क्या कहलाएगा, मेवात कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मेवात। यहाँ के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। यहाँ पे अब देखो भरतपुर और इस साइड जाओगे आप, भरतपुर अलवर साइड, तो यहाँ पे हरियाणा, और यहाँ पे आप चले जाओ डीग और धौलपुर की साइड चले जाओ तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती हुई मिलेगी। तो इनका मिला जुला रूप जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और धौलपुर और सवाई माधोपुर चले गए तो ब्रज का प्रभाव आ जाएगा, ब्रज भूमि का। ठीक है, जो भरतपुर पे भी थोड़ा पड़ता है, तो ब्रज भूमि का प्रभाव जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ब्रज संस्कृति की छाप भी क्षेत्रों के अनुसार जो है अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे अपने एक एक लोक नाट्य। अब आनंद आएगा आपको, परिचय हो गया पूरा, परिचय हो गया पूरा। चलिए एक एक लोक नाट्य। अब आता है आपके ख्याल गायकी। इसको क्या बोलते हैं, ख्याल। अब ख्याल को सामान्य तौर पे साथ साथ में ख्याल गायकी बोला जाता है, क्योंकि इसमें गेयता होती है, गाने के पद होते हैं। ठीक है, यह 18वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल हुई थी। कब, कितनी पुरानी है देख लो, 18वीं सदी से चली आ रही है, अब 21वीं सदी चल रही है, तो 18वीं सदी में 18वीं सदी की शुरुआत में शामिल हुई थी। इनकी विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है। देखो एक तो या तो पौराणिक कथाएं होगी इसके अंदर, या वीराख्यान का मतलब क्या होता है, हीरोशिप, यानी कि इसमें क्या होता है, वीर गाथा। इसके अंदर क्या होती है, वीर गाथाएं होती है। ठीक है, इनसे संबंधित होती है, जिसमें ऐतिहासिक महत्व भी इसका होता है, ऐतिहासिक महत्व भी होता है। विविध रूप है इसके, बहुत सारे रूप है, अलग अलग अंचल में अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि मारवाड़ की ख्याल हो गई, मेवाड़ की हो गई, हाड़ौती की हो गई, जयपुरी ख्याल हो गई, हेला ख्याल हो गई, है ना। ये सारे ख्यालें अलग अलग, शेखावाटी ख्याल हो गई, ये सब ख्यालें हैं, कुचामनी है, तो सारे क्षेत्र के अनुसार अलग अलग ख्याल है। भिन्नता देखने को मिलती है, भाषागत अंतर के साथ साथ शैलीगत भिन्नता भी इसके अंदर देखने को मिलती है। शैलीगत भिन्नता में जैसे कि संगीत की शैली होगी, गायन का ढंग हो गया अलग तरीके से, अभिनय की शैली होगी, संवाद की प्रस्तुति होगी, वेशभूषा और आभूषण हो गए, तो ये भिन्नताएं भी क्षेत्र के अनुसार देखने को इसमें मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं, ख्याल। मेरे मन में एक ख्याल आया, वो ख्याल नहीं है ये, क्योंकि वो ख्याल क्या है कि एक विचार आया, उसका मतलब क्या है, एक विचार आया, और ये ख्याल क्या है, ये ख्याल गायकी है। ये क्या है, ये ख्याल गायकी है। अब ख्यालें कितनी तरह की होती है, वो सारी चीजें अपने को पढ़नी है। साथ साथ में एक एक चीज जो है ध्यान से सुनते चले जाओ, आपके लिए तो अब तो आप तो सिर्फ पढ़ क्या रहे हो, आप तो ख्याल गायकी देख रहे हो पूरी की पूरी तरीके से, तो आपको तो चीजें जल्दी याद होगी। लीजिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा टावरा। थाने ख्याल गायकी बताऊं, बिंग बाद में तुर्रा कलंगी बताऊं, बिंग बाद में आज गवरी भी बताऊं थाने। बहुत बढ़िया क्लास है, और संस्कृति को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। सब मूल बात यह है कि प्रश्न बनेंगे, उनको करने के लिए बहुत जरूरी है ना। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना कुचामनी ख्याल, और कुचामनी ख्याल में लिख कर ले लो आप लोगों को, एक ही ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं इसके अंदर, वो है इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी। क्या ध्यान रखोगे, कूचा मनी, तो उसमें च को पकड़ के रखो, च और छ साथ में आते हैं, वर्णमाला के अंदर च के बाद छ आता है, तो यहाँ पे लच्छी राम जी ऐसे याद हो जाएगा आपको, च के बाद छ, तो लच्छी राम जी याद हो जाएंगे। और लच्छी राम जी याद हो गए तो सवाल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही पूछे जाने वाला सवाल है कि इसमें जो है लच्छी राम जी आपको ध्यान रखने हैं।
कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किसने किया है? लच्छी राम जी ने किया है। और ये सवाल भैया छप गया आपके, समझ लो हर एग्जाम में लगभग लगभग बनता ही, हर दूसरे एग्जाम में बन जाता है। जिसमें लोकनाट्य सिलेबस के अंदर है उसमें ये सवाल पूछते हैं। अब लच्छी राम जी द्वारा जो प्रमुख ख्यालें दी गई है वो देखिए, चांद नीलगिरी की ख्याल, राम रेडमल की ख्याल और मीरा मंगल, ये इनकी प्रसिद्ध ख्यालें हैं। इन्हें भी याद कर लेना अच्छी तरीके से। चांद नीलगिरी की ख्याल, राम रेडमल, रेडमल यानी कि रणमल जो मारवाड़ के शासक है वही, और मीरा मंगल, ये इनकी प्रमुख ख्याल है। इसके जो प्रमुख खिलाड़ी है वो उगम राज जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उगम राज जी किस किस ख्याल के कलाकार है? तो उगम राज जी किसके हैं? कुचामनी ख्याल के कलाकार है। ओपेरा शैली आती है इसमें, देखो ये आ रहा आगे, कुचामनी ख्याल की विशेषताएं, इनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, विशेषताओं से प्रश्न पूछते हैं। इसका रूप ओपेरा जैसा होता है, इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। इसका रूप ओपेरा जैसा होता है और लोकगीतों की प्रधानता होती है। मंच पे इसका देखो, इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसका प्रदर्शन जैसे कि अंदर सिनेमा थिएटर वगैरह नहीं होगी, खुला मंच होगा, उसके अंदर होगी भैया, चारों तरफ से देख सकते हैं। और पात्र, इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय भी पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। और ऐसी ही चीजें आप लोगों को वहां पे फंसा देती है एग्जाम के अंदर। तो कुचामनी में ध्यान रखना, अगर लच्छी राम जी करियो है तो लच्छी राम जी क्यों ना पुरुष है, तो स्त्रियों का वेश भी पुरुषों द्वारा ही इसके अंदर धारण किया गया है। ठीक है। अब वाद्य यंत्र और संगीत सहयोगी देखिए, इसके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र है? ढोल आ गए, सहनाई आ गए, ठीक है, ढोलक आ गई और सारंगी आ गई। अब कई जने यूं समझ लेते हैं जो कि ढोल और ढोलक एक ही होगी, नहीं होती। ढोल तो देखो यहाँ कमर पे जो है कपड़ा बांध के और फिर जो है बजाया जाता है, और ढोलक जो होती है वो कहीं भी जमीन पे रख के, गोदी में रख के, कैसे भी जो है बजाई जा सकती है। ढोलक छोटी होती है और ढोल बड़े होते हैं। ठीक है। तो ढोल, ढोलक, सहनाई और ये सब इसके अंदर वाद्य यंत्र है। ठीक है। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है, इन ख्यालों की भाषा सरल होती है और जन सामान्य के आधारित विषय चुने जाते हैं। कैसे विषय चुने जाते हैं? जन सामान्य, जन सामान्य आधारित विषय। साथ साथ में आप लोगों को पता ही है कि भैया पौराणिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है। पौराणिक और ऐतिहासिक जो है इनके अंदर प्रदर्शन किए जाते हैं। ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए कुचामनी ख्याल का। और कुचामनी ख्याल अगर क्षेत्र पूछ ले तो कहां पे है? कुचामन कहां है? कुचामन कहां है? डीडवाना कुचामन नाम का जिला है, पता है ना, डीडवाना कुचामन। और इसी के पास में जैसे कि आपके नागौर आ गया। ठीक है। नागौर और आसपास के क्षेत्र जितने हैं वहां सब जगह जो है इस ख्याल का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये क्षेत्र के अनुसार ही इसके नाम होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शेखावटी ख्याल। अब शेखावटी ख्याल देखोगे तो शेखावटी के अंदर क्या क्या आ गया? आपके चूरू आ गया, आपके सीकर आ गया। ठीक है। आपके चूरू सीकर आ जाते हैं ना आपके, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, चूरू सीकर झुंझुनू वगैरह यहाँ पे शेखावटी ख्याल है। और क्या है अपने झुंझुनू हो गया। ठीक है। चूरू सीकर झुंझुनू, तो और इसके आसपास वाले क्षेत्र वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो नानू राम। कौन है? नानूराम। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी, इनके प्रवर्तक भी आप यही कह सकते हो, यही है प्रवर्तक, यानी कि आगे बढ़ाने वाले। ठीक है। तो शेखावटी ख्याल में भी आप लोगों को पूछते हैं, नानूराम ध्यान रखना है शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। और नानूराम द्वारा स्वरचित प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है? एक तो हीर राजा, एक हरिश्चंद्र, एक राजा भर्तरी, एक जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आला देव। आला देव यानी कि आला और उदल, आला और उदल थे ना, तो वीर गाथा से संबंधित ये ख्याल है। तो यहाँ पे नानूराम द्वारा रचित कौन कौन सी है? आराम से याद हो जाएगी। हीर रांझा याद हो जाएगा, लव स्टोरी में हीर रांझा ने पढ़ा यहाँ। ठीक है। फिर हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। फिर भर्तरी, राजा भर्तरी की आप लोगों को मैंने कहानी सुना रखी है, पिंगला वाली पूरी। ठीक है। जयदेव कलाली और ढोला मरवण और आला देव, ये इनकी प्रमुख स्वरचित क्या है? ख्याल है। अब देखो मुख्य विशेषताएं देखिए, पद संचालन, इसमें प्रभावी पद संचालन होता है। और गायन संप्रेषणीय यानी कि कम्युनिकेशन शैली में होता है। गायन कैसा होता है? संप्रेषणीय होता है, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। संवाद शैली में, इसको क्या कह सकते हैं अपन? संवाद शैली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक संवाद स्थापित किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? वाद्य यंत्र हारमोनियम आ जाएगा, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोलक। नक्कारा यानी नगाड़ा, नकारा यानी कि
नगाड़ा और ढोलक, ये सारे वाद्य यंत्र इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दुलिया राणा का इस पे विशेष प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा है? दुलिया राणा का विशेष प्रभाव पड़ा है। दुलिया राणा के प्रभाव में देखो शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य थे ये कौन थे? नानूराम जी के शिष्य थे दुलिया राणा, इनका प्रभाव पड़ा है। संवाद शैली, अभी मैंने बताया ना आपको, संवाद शैली, गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। क्या करते हैं? साहित्यिक भी बनाते हैं, रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं, एक दूसरे से संवाद की शैली में होता है। ठीक है, और वित्तीय व्यवस्था देखिए कि दुलिया राणा के परिवार के लोग जो है, इनके वंशज, वो ही इस पे जो है वित्तीय खर्च उठाते हैं पूरा का पूरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वित्तीय खर्च किसके द्वारा उठाया जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो दुलिया राणा कौन है? नानूराम जी के शिष्य है। ठीक है, नानूराम जी के शिष्य है। तो इनके द्वारा जो है, यहाँ के प्रमुख जो है, इनके परिवार द्वारा, इनके वंशज द्वारा ही इसके खर्चे उठाए जाते हैं। ठीक है, शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। वाद्य यंत्र ध्यान रखना है, प्रमुख विशेषता ध्यान रखनी है, प्रवर्तक ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्रवर्तक है, प्रवर्तक पूछने की संभावना ज्यादा रहती है और वही ज्यादा पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जयपुरी ख्याल, अब जैसा नाम है वैसा ही पता चल जाता है कि जयपुर, आमेर, दौसा वगैरह इसके आसपास जो है ये ख्याल पूछी जाती है। ठीक है, पहन पढ़ी हो मतलब पूछ भी सके हो। गुणीजन खाना के कलाकार जो है जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। गुणीजन खाना आप लोगों को बता रखा है मैंने। ठीक है, गुणीजन खाना 36 कारखाने थे, उसमें से गुणीजन खाना भी था जयपुर के अंदर। और यहाँ पे देखो इसकी मुख्य विशेषता जो है, स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती है, ये इसकी विशेषता है। कुचामनी ख्याल में क्या पढ़ा था कि पुरुष करते हैं, यहाँ पे स्त्रियों का अभिनय स्त्रियां भी करती है। प्रयोग धर्मिता, देखिए इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश है। और इसके कुछ लोकप्रिय ख्याल देखें आप तो, जोगी जोगण, कान गुजरी, मियां बीबी, पठान, रशीली तंबोलन, ये क्या लिखा हुआ है? ये तंबोलन लिखा है, रशीली तंबोलन। ये सारे जो है इसकी प्रमुख ख्याल हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रमुख ख्याल हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। इनमें तो थोड़ी थोड़ी जानकारी पूछी जाती है, जयपुरी ख्याल से वैसे कम पूछते प्रश्न। हाँ, हेला ख्याल से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मन बताओ थे कि हेलो देनो के है कि एक किसान जो है वो खेत में गया है, और एक खेत होते हैं बहुत लंबे चौड़े, और यहां से और बहुत दूर जो एक आदमी उसको आवाज देनी है, तो सीधा ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रकाश, ए प्रकाश, तो नहीं सुने देगी, लेकिन एक लंबी टेर के साथ आवाज दी जाती है। कैसे दी जाती है? रे पकिया। अब ये पकिया मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मारवाड़ में देखो नाम बिगाड़ने की एक पुरानी आदत है, हर कोई नहीं बिगाड़े, जिनको ज्यादा करीबी है वही बिगाड़िया करे। तो यूं लंबी टेर देवे नहीं, बिन के हेलो देनो, और यही हेला ख्याल के अंदर लंबी टेर देना ये मुख्य इसकी विशेषता रही है। ये लालसोट दौसा यहाँ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल में क्षेत्र पूछा जाता है, तो क्या ध्यान रखोगे? ये दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक कौन है? शायर हेला। ठीक है, इनका नाम ही था शायर हेला। और शुरुआत देखिए कि बम यानी कि बड़े नगाड़े के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है, और साथ में नौबत भी बजाया जाता है। तो यानी कि वाद्य यंत्र क्या हो गए? बम और नौबत, बम और नौबत। और मुख्य विशेषता है कि इसकी प्रमुख विशेषता है हेला देना। क्या है? हेला देना, लंबी टेर देना, लंबी टेर में आवाज देना। क्या क्या ध्यान रखोगे? लालसोट दौसा, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र पास में आ ही जाता है। ठीक है, शायर हेला प्रवर्तक रहे हैं, बम और नौबत ये इसके वाद्य यंत्र है, और लंबी टेर देना, बस 4 चीजें आ गई, हो गया यार। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है आपके कन्हैया ख्याल। क्या आती है? कन्हैया ख्याल, या इन कन्हैया ख्याल को क्या बोला जाता है? कन्हैया दंगल भी बोला जाता है, कन्हैया दंगल। आप में से तो काफी स्टूडेंट नए जुड़े होंगे, मैंने कोई साल भर पहले जो है अपने इसी YouTube चैनल पर दंगल का वीडियो भी डाला था, YouTube चैनल पे भी डाला और टेलीग्राम पे भी डाल के बताया था कि दंगल कैसे किए जाते हैं। पद पद दंगल होते हैं, और भाई साहब उसके अंदर पूरी पूरी रामायण महाभारत वगैरह ऐसे बोली जाती है, और क्या तरीका होता है बोलने का, यदि आप देखो ना रोंगटे खड़े हो जाए। आप देखो तो रोंगटे खड़े, गांवों के कंपटीशन होते हैं आपस में कि हाँ किसकी दंगल ज्यादा अच्छी बोली जाती है, तो ये जो है दंगल चलती, कन्हैया दंगल। ठीक है, ये करौली
सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है और इसके क्षेत्र पूछे जाते हैं, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो कहन, यानी कि इस ख्याल में कही जाने वाली जो कथा होती है उसको कहते हैं कहन। ये कहन किससे बना हुआ शब्द है? कहानी से बना हुआ शब्द है। कहानी से बना हुआ शब्द है कहन, यानी कि इसमें जो कथा कही जाती है उसको कहन कहा जाता है। और इस ख्याल के प्रमुख पात्र जो बीच में खड़ा रहता है उसको बोलते हैं मीडिया, यानी कि चारों तरफ देखो गोल घेरे में जो है खड़े रहते हैं वैसे, और चारों तरफ गोल घेरा बनता है, बीच में जो होता है वो मीडिया होता है। और मीडिया के भाई साहब हाव भाव वगैरह आप देखो और सर्च करके देखना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, कन्हैया दंगल ऐसे करके सर्च करके देखना, क्या आनंद आएगा आपको। समझ में थोड़ी सी जैसे कम आएगी क्योंकि रेगुलर वो इतनी लय के साथ में बोलते हैं, लेकिन रेगुलर अपने को उनकी शब्दावली पता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी। क्या आप देखना एक बार, कन्हैया दंगल बहुत बढ़िया देखने में लगती है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है तुर्रा कलंगी, और तुर्रा कलंगी पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। देखो मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर, मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर नामक संत, यानी संत पीरों ने, अब यहां पे ये बताऊं मैं आप लोगों को, ये थे वैसे चंदेरी के, ये कहां के थे? चंदेरी एमपी के थे ये। ठीक है, मेवाड़ में आकर बाद में बसे थे, मेवाड़ में आकर ये बाद में बसे थे। इन्होंने जो है 400 वर्ष पूर्व तुर्रा और कलंगी की रचना की, 400 वर्ष पूर्व तुर्रा और कलंगी की रचना की। अब इनकी जो है पदबंध और इनकी तरीकों से, इनकी गायन शैली से, इनसे चंदेरी के राजा बहुत प्रसिद्ध हुए, तो उन्होंने अपने मुकुट में लगे तुर्रा और कलंगी एक एक संत को दे दिया, तो वहां पे जो है वहीं से ये तुर्रा कलंगी नाम पड़ गया। अब वर्तमान अब यदि देखें तो तुर्रा कलंगी को शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? तुर्रा कलंगी, तुर्रा को शिव जी का, कलंगी को पार्वती जी का, तो तुर्रा कलंगी को शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तुर्रा को शिव का और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। पक्षकार देखिए, तुकनगिर तुर्रा के और शाह अली कलंगी के पक्षकार है। और जो तुकनगिर है, ठीक है, तुकनगिर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र। और ये कलंगी जो है ये हरा वस्त्र, हरा वस्त्र, तो इसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इसके दंगल, इसके इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के मुख्य माध्यम काव्यात्मक रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता था, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता था। ये तुर्रा कलंगी के अंदर है। अब इसके जो बोल है, संवादों को क्या कहा जाता है? इनमें बोल, कि इनके अंदर जो आपस में बातचीत होती, जो संवाद स्थापित होता, उसको क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। और ये काव्यात्मक होते थे। ये कैसे होते थे? काव्यात्मक होते थे। अब बोल के उदाहरण देखिए कि हे शिव शंकर दयालु त्रिपुरारी महादेव, शक्ति रूपा जगदम्बे पार्वती भवानी। अब मेरे को तो इसका जो है लय पता नहीं है, इसलिए मैंने तो सिर्फ इसको वाचन किया, पढ़ा है, लेकिन जिनको इसकी लय पता है वो इस तरीके से बोलते हैं कि वास्तव में आनंद आ जाता है। अपने को क्या ध्यान रखना है कि इनका जो संवाद होता है तुर्रा कलंगी में, वो बोल के नाम से जाना जाता है। तुकनगिर और शाह अली दो संत ध्यान रखने हैं अपने को। ठीक है, चंदेरी एमपी के रहने वाले थे, फिर बाद में मेवाड़ आकर बस गए, और मेवाड़ से जो है ये शुरू हो गई तुर्रा कलंगी ख्याल। आगे और है, मैं बताता हूं अभी। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब प्रथम ख्याल जो है तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम क्या था? तुर्रा कलंगी का ख्याल। पहले ही ख्याल का नाम क्या रखा? तुर्रा कलंगी का। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक रहती है, नॉन कमर्शियल है, पैसा कमाना उद्देश्य इसका नहीं है। ठीक है, तो गैर व्यावसायिक ऐसी चीजें पूछी जाती है, इनको हल्के में मत लेना। रंगमंच और सजावट देखिए, इसमें 20 फीट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। 20 फीट ऊंचा रंगमंच बनाया जाता है, बताइए कितना जबरदस्त लगता होगा। मैंने खुद ने ये ख्यालें देखी नहीं है, लेकिन ये ख्याल देखने की इच्छा होती है जब अपन पढ़ते हैं ना ये चीज, कि कितना जबरदस्त आनंद आता होगा। दर्शक की भूमिका देखिए, लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावना होती है, इसमें सबसे ज्यादा दर्शक जो है भाग लेते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र चंग बजाया जाता है, ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट, कि चंग इसमें बजाई जाती है। तो मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? इसकी चंग है। ठीक है, अब देखो मुख्य केंद्र और कलाकार मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पूरी की पूरी तुर्रा कलंगी ख्याल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्य केंद्र कौन से? घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश का नीमच। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रमुख जो इसके कलाकार हैं वो सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद आदि है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख कलाकार हैं जो तुर्रा कलंगी ख्याल को मंचित करते हैं। ठीक है,
जिन्होंने आगे बढ़ाया, श्रेष्ठ कलाकार रहे हैं ये। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ओके, अब आता है भाई साहब लोक नाट्यों का मेरु नाट्य गौरी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है, सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अब देखो जनजाति क्षेत्र के अंदर ये ज्यादा होता है। देखो ये वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों का अनूठा लोक नाट्य है। अब भीलों के नृत्यों के अंदर अपन ने गौरी पढ़ा था, याद है ना? गौरी कह दो, राई रायण भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है। इसमें क्या होता है? इसमें पौराणिक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शिव भस्मासुर की कथा क्या होती है? गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य जिसमें शिव भस्मासुर की कथा पे आधारित होती है पूरी की पूरी। क्या होती है? शिव भस्मासुर की कथा पे। लोक नाट्य ये जो गौरी है, इसके जो कलाकार होते हैं ये बहुत ज्यादा जो है चीजों का पालन करते हैं। पूरी जो है ये 40 दिन तक किया जाता है। इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे? ये 40 दिन तक चलता है, 40 दिन तक चलता है। और 40 दिन तक ये जो इसके कलाकार होते हैं चप्पल भी नहीं पहनते हैं पैरों के अंदर, और ये जो है हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, और विभिन्न तरीके जो नियमों का पालन करते हैं। ये गौरी के अंदर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं सारे के सारे आपको। देखो अब समय, नियम और परंपराएं देखिए इनकी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी से भोपा गौरी की मंचन की आज्ञा लेता है, और इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्रों के वस्त्र भी उससे पहले नहीं बनते हैं। हर बार की परंपरा है कि ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, भाद्रवे की कृष्ण प्रतिपदा, ठीक है, भादवा कृष्ण यानी भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी से भोपा जो है गौरी की मंचन की आज्ञा लेता है। अब ये देवी भी पूछते हैं कि कौन सी देवी? तो खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर फिर बाद में जो है वस्त्र बनते हैं। फिर देखो क्या होता है, पात्र मंदिरों में धूप देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरू का स्मरण करते हैं। किसका करते हैं? 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरू का स्मरण करते हैं। फिर देखिए ये 1.25 महीने तक चलती है। ये 1.25 महीने यानी कि 40 दिन तक इसका मंचन किया जाता है। ये पूछा हुआ है प्रश्न, ये लगभग लगभग इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। 40 दिन तक ये खेली जाती है। ठीक है, फिर देखिए इसके नियम बहुत कड़े हैं। इस 1.25 महीने की अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का पूरी तरीके से परहेज किया जाता है। ये तो ध्यान रखें। साथ ही ये भी ध्यान रखना कि ये जो है इस दरमियान नंगे पैर रहते हैं। ये इसके कलाकार जो है नंगे पैर रहते हैं। ठीक है, चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनते इस दरमियान। ठीक, और खर्चा देखिए कि जिस गांव से गौरी का आरंभ होता है वही गांव इसका पूरा खर्च उठाता है। जिस गांव से गौरी का आरंभ हुआ वही गांव पूरा का पूरा खर्च उठाएगा, और अलग अलग जगह पे इसको जो है मंचित किया जाता है, अलग अलग जगह पे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा बताए। फिर देखिए अब इसके अंदर जो पात्र है, इनसे संबंधित और प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें सबसे मुख्य पात्र जो होता है, जो सेंटर में रहता है, उसको बोलते हैं बूढ़िया। उसको क्या बोलते हैं? बूढ़िया बोलते हैं। यह गौरी का मुख्य पात्र होता है जो सेंटर में रहता है। ठीक है, बीच में मुख्य पात्र है। फिर इसमें राइया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है, ये इनको बोलते हैं राइया। एक होता है इसके अंदर जामटिया, जो लोक भाषा में कविता का पाठ करता है, यानी कि जो कविता का मतलब कविता बोलकर सुनाएगा, उसको बोलते हैं जामटिया। और एक होता है कुटकुटिया। एक क्या होता है? कुटकुटिया। कुटकुटिया कर देना, कुटकड़िया भी बोलते हैं, कुटकुटिया भी लिख देना ऐसे साथ में ऑब्लिक करके, कुटकुटिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जामटिया द्वारा पढ़े गए कविताओं को दोहराता है, साथ साथ में मजाक भी करता है, साथ साथ में मजाक भी करता है। ठीक है, कुटकुटिया। और संवाद क्या होता है? बूढ़िया और कुटकुटिया के आपस में जो है पूरक बनते हैं। बूढ़िया और कुटकुटिया के संवाद आपस में पूरक बनते हैं एक दूसरे के। और खेला या खेलिया, खेला या खेल लिए या खेलिए, ठीक है, या तो खेला लिख लेना, या खेल लिया या खेलिए। गौरी के अन्य सभी पात्र क्या कहलाते हैं? खेला या खेलिया कहलाते हैं। खेला या खेलिया कहलाते हैं गौरी के सभी पात्र। और पात्रों की प्रकृति देखिए, गौरी में केवल पुरुष पात्र ही होते हैं, महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं। ये वाली चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें।
क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है ऐसे की ऐसे। ठीक है, सारे के सारे पुरुष पात्र ही होते हैं, महिला की भूमिका भी पुरुष पात्र निभाते हैं। और गौरी के प्रमुख प्रसंग कौन कौन से? गणपति है, भमरिया है, बियावड़ है, मीणा, कान कुजरी, जोगी, खाडलिया, भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी और माता और शेर के खेल, ये सारे इसके प्रमुख प्रसंग है, यानी कि छोटी छोटी लघु कथाएं होती है। ये क्या होती है? छोटी छोटी लघु कथाएं होती है, लघु कहानियां होती है। तो ये गौरी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लो टावर, ये सारी की सारी चीजें गौरी में ध्यान रखनी है। और इसी के साथ अपनी ये क्लास भी अब ये पूरी हो गई। लोक नाट्य की देखो 2 क्लास आएगी, कल आएगी एक और, उसके अंदर अपन रम्मत पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ रम्मत क्या होती है ना, और तेज कवि की जो स्वतंत्र भावनी वगैरह ये सारी हो गई। पाठ संस्कृति क्या होती है ये हो गई। तो रम्मतें भी बहुत तरीके की होती है। इसके अलावा जो और लोक नाट्य अपने बचे हुए हैं, जैसे कि तमाशा हो गए, अपने लीलाएं होगी, रामलीला, रासलीला, ये सारे अपन कल पढ़ेंगे। यानी कि कल अपने लोक नाट्य पूरा हो जाएगा और इसी के साथ में कक्षा 10 का आपके 8वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा। और ये पूरा होते ही कक्षा 10 का 9वां अध्याय शुरू करेंगे, जो है आप लोगों के राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित, राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोलियां। और उसके बाद में फिर व्यक्तित्व वाला, एक पर्यटन वाला और है, एक व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, एक पर्यटन वाला है। यानी कि अभी थोड़े दिन और इसकी क्लास चलेगी। कक्षा 10 की किताब पूरी होती है, आप समझ लो कि आधा जीके आप लोगों का कवर हो गया है। फिर कक्षा 9 की किताब में थोड़ा समय लगेगा, 6, 7, 8 में ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। सबसे व्यवस्थित आरबीएससी की जो क्लासें चली है वो यही सीजीडी के माध्यम से चली है। आज देख लो ये कौन सी क्लास है? 47वीं क्लास है। कक्षा 10 को पढ़ाया मैंने, 47वीं क्लास है। और अभी तो कक्षा 10 पूरी होते होते लगभग हो जाएगी अपने कम से कम 55 या 60 क्लास है, 55 या 60 क्लास है। किसी ने इतनी तरीके से, इस तरीके से नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मेहनत लगती है चीजों में, स्लाइडें बनाने में मेहनत लगती है, इनको समझाने में वापस एफर्ट लगता है, सारी चीजें। इसीलिए कह रहा हूं मैं, ये कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको नियमित रहना चाहिए। क्योंकि जो नियमित है ना, उनसे पूछ कर देखना इस दरमियान जितने एग्जाम हुए हैं, जो चीजें मैंने पढ़ा दी यहां से, उसमें से सवाल बाहर नहीं गए हैं। हूबहू आप लोगों को सवाल देखने को मिले हैं। तो मेरा प्रयास क्या रहता है? मेरा प्रयास यही है कि आप लोग पढ़ें और आप लोगों के सवाल एग्जाम में सही हो जाए और आप लोग नौकरी लग जाए, आप लोगों के सपने पूरे हो जाए। यही है उद्देश्य और इसीलिए मैं निरंतर पढ़ा भी रहा हूं, इसीलिए निःशुल्क बता रहा हूं आप लोगों को। तो नियमित रहना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। हम मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।